जय हिंद मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी पर, जहां पर आप सब लोगों को एग्ज़ाम के ओरिएंटेड चीज़ों से रूबरू कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और जहां पर हम लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें नहीं हैं, और उन जानकारियों के सहित आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको समझने और समझाने लायक ये है कि जब भी हम ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि आखिर किस पॉइंट पर किस लेवल की बात की जाए। ठीक है ना। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि जैसा कि हम लोगों ने आज के पहले की वीडियो अगर आप देखोगे तो उस पर हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था। किसका? एक सिलेबस का एनालिसिस हम लोगों ने किया। और वो जो सिलेबस का एनालिसिस था, मैं आपको बता दूं कि वो एनालिसिस आपके एनडीए का तो है ही, साथ ही साथ आपके यूपीएससी ही इस एनडीए को कंडक्ट कराती है। बात तो ठीक है, मगर यूपीएससी और भी सभी चीज़ों को कंडक्ट कराती है। आईएएस वगैरह के सीसैट में पूछी जाने वाली इंग्लिश का सिलेबस है पूरी तरीके से। वो आप उस सिलेबस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। वजह यही है कि वो जो सिलेबस है आपके, चाहे एसएससी सीजीएल का हो या 10+2 का हो या सीडीएस का हो या एनडीए का हो या XY ग्रुप का हो, मीन्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नाउन है मित्रों, ये जो नाउन है, इस नाउन को चाहे आप एनडीए में पढ़ो तो भी बात वही आएगी, चाहे सीडीएस में पढ़ो तो भी बात वही आएगी, चाहे X and Y ग्रुप में पढ़ो तो भी वही बात आएगी, चाहे सीजीएल में पढ़ो तो भी वही बात आएगी। बोलो हाँ। और चाहे आप आईएएस के सीसैट में जाओ तो भी बात वही आएगी। बस इतना सा मैटर है। बात बदलने और समझने और समझाने वाली कितनी है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे लेवल का, क्वेश्चन के पूछने का लेवल का आपको अंतर समझ में आएगा। बस इसके अलावा और कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। बात को समझने और समझाने का दौर अब स्टार्ट होता है। सो दोस्तों, आज की अपनी ये पहली क्लास, कल की उस दिन की क्लास तो एक इंट्रोडक्टरी थी। अब जो हम लोग क्लास को लेने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले जो क्लास को हैं, उस क्लास की अगर मैं बात करूं तो वो क्लास हमारी होगी आज वर्ब क्या है, समझने के और बताने के तरीके अपने, और पूरी तरीके से चीज़ों को समझना। वर्ब है क्या, हमें समझने की और बताने की ज़रूरत है कि आखिर ये वर्ब है क्या, वर्ब कहते किसको हैं, वर्ब का यूज़ क्या है, वर्ब को समझते क्या है। बात समझिएगा मेरी। वर्ब का मतलब क्या होता है, हमें एक चीज़ पता चला कि जब भी हम वर्ब की डेफिनेशन की बात करें या वर्ब के किसी भी ऐसे लेवल की बात करें जब हमें एग्ज़ाम को समझना होता है। बात को समझिएगा। अगर इस वर्ब की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने वर्ब की बात को समझते हुए एक अगली वीडियो में आज हम लोगों ने इंटर कर ही लिया कि इसे हम लोगों ने एक्शन वर्ड का नाम दिया था। बहुत ही समझते चलिएगा ध्यान से। एक्शन वर्ड के साथ साथ आप इसे डूइंग वर्ड भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको बेहतर करना है तो आप इसे हैपनिंग भी कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। बात को समझते समझाते हुए एक एक काम करना है। अब यहाँ पे अगर एक्शन की बात की जाए, डूइंग की बात की जाए, या फिर डूइंग और एक्शन तो सेम है, हैपनिंग की बात, स्टेटिव की बात, यानी एक और बात हम आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसे कह सकते हैं स्टेटिव, है ना। तो स्टेटिव, हैपनिंग, डूइंग, एक्शन, इस तरीके की जो वर्ब्स हैं, इस वर्ब को अगर हम छोटे शब्दों में परिभाषित करने की बातचीत करें तो ये तो कायदे से एक कहलाया आपका वर्ब। और वर्ब का मतलब ही यही हुआ कि हमारे पास जो लिखा शब्द है, क्या लिखा है, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, या फिर कोई हैपनिंग, या फिर कोई स्टेटिव। ध्यान से समझना। अगर हम बात करें कि एक्शन वर्ड, बहुत ही पहले डिफरेंस की बात हम करना चाहेंगे। आपके किताबों में, पुस्तकों में लिखा मिलता है क्रिया का मतलब हुआ एक्शन। समझना मेरी बात।
अगर इस वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, बात मेरी बहुत गौर से समझना, एकदम दिमाग से, ध्यान से, माने एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। पूछो क्या? अगर आप इस वर्ब को क्रिया कहोगे, इस वर्ब को क्रिया कहोगे, क्रिया दो तरह की हुई, क्रिया दो तरह की हुई। इनिशियल स्टेज का मतलब जैसे हमने एक बात लिखी यहां पर, विल, शैल, है ना, वॉज, वर, हमें एक ये बातचीत लिखी, ये भी एक अपने आप में वर्ब है मित्रों, ये भी अपने आप में ये वर्ब है। और यहां पे अगर मैंने कह दिया वॉक, ईट, है ना, रन, ये भी अपने आप में एक वर्ब है। बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चलता है, एकदम बेसिक लेवल से, बेसिक से एडवांस चलेंगे। अगर इसको भी वर्ब कहते हैं, इसको भी वर्ब कहते हैं, तो ये बात दोनों की अगर की जाए, इन दोनों में क्रिया कौन सी है, इन दोनों में अगर बात की जाए तो क्रिया कौन सी है, क्रिया कौन सी है इन दोनों में? अगर इसको हम कहें तो ये क्रिया हुई, तो फिर ये क्या हुई? अगर इसे कहें तो फिर ये क्या हुई? हमारे पास एक चीज जब कुछ नहीं समझ में आया, इसी वजह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब जैसा सेंस सामने रखा गया। हेल्पिंग वर्ब कैसी? हेल्प करने वाली, किसको? हेल्प करने वाली किसको? इन वर्ब्स की कीमत आपको मैं बताना चाहूंगा, इन वर्ब्स की कीमत में बताना चाहूंगा कि ये वही वर्ब्स हैं जो किसी कर्ता के द्वारा, किसी सब्जेक्ट के द्वारा लिए गए एक्शन को पंक्चुएट करती हैं, टाइम बताती हैं, समय बता देती हैं। किसी लिखे हुए, यानी कि जब कोई सेंटेंस लिखता है, मीन्स अगर मैंने लिखा राम विल राइट ए लेटर, अगर मैंने कहा कि राम एक पत्र लिखेगा, मीन्स इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो विल लिखा है, ये जो राइट लिखा है, राइट एक एक्शन हुआ, इस बंदे के द्वारा किया गया काम है, और ये काम हो कब रहा है? इस विल के सेंस में हमें समझने और समझाने का एक तरीका समझाया। यानी कि अगर इस विल की बात करें तो इस विल के सेंस में हम बात करते हैं भैया टेंस की बात करते हैं। समझिएगा मेरी बात बहुत गौर से समझना। ये टेंस शब्द भी एक वर्ब की ही एक पैटर्न का काम करता है। मैंने क्या कहा? ये टेंस भी एक वर्ब का ही अपना पैटर्न है। बात समझने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि इस टेंस में भी हमें वर्ब की ही चीजों को बदलना होता है, किसी सब्जेक्ट को नहीं बदलते, हम सिर्फ और सिर्फ उस वर्ब की कंडीशन को बदल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर हम वर्ब की बात को समझने की कोशिश करते हैं तो वर्ब एक ब्रॉड लेवल की चीज है, और इस वर्ब को हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। क्यों? आइए वजह जान लेते हैं कि इसे बेहतर ढंग से पढ़ने की वजह क्या है। ठीक है ना? रीजन क्या है कि इसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना? आइए वजह जान लेते हैं कि आखिर क्या है। वजह जान लो भैया। देखो, यहां पर अगर मैं एक बात करना चाहूं, अगर इस वर्ब को आप कायदे से समझ लेते हो तो एक आपका टेंस, दूसरा आपका वॉइस, तीसरा आपका नैरेशन और चौथा आपका, आप देखे होंगे कि PQRS आपके यहां आता है ना? सेंटेंस के अरेंजमेंट की एक व्यवस्था है ना, सेंटेंस के अरेंजमेंट की एक व्यवस्था। यानी अगर मैं बात करूं, इतने सारे टॉपिक इस अकेली टॉपिक से कंप्लीट हो रहे हैं, इतने सारे टॉपिक एक अकेली टॉपिक से कंप्लीट हो रहे हैं। अगर ये जो सारी चीजें एक साथ कंप्लीट हो रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे सर? इन्हें हम क्या कहेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे हम कहा जा सकता है। बहुत गौर से इसे आप इसे गौर से समझना, यानी हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। आ जाओ, आज एक चीज की विषय की बात करते हैं कि आखिर हम लोगों का नॉलेज किस लेवल पर लेकर चलना है और किस लेवल पर है। ठीक है ना? वर्ब है क्या? हम लोगों को स्कूल लेवल पर क्या बताया गया कि
ए वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? एक मीडियम है, एक मीडियम है। मीडियम किसका है? किसका है? टू नो, टेकन एक्शन, टेकन एनी एक्शन बाय समवन, किसी के द्वारा लिए गए एक्शन को, किसी के द्वारा, समवन का मतलब पर्सन से है, ठीक है ना, किसी के द्वारा लिए गए एक्शन को, किसी के द्वारा लिए गए एक्शन को बताने का काम करता है, या फिर हैपनिंग के सेंस को नोट करते चलना और नोट कर लेना, हैपनिंग सेंस को लेकर। हैपनिंग का मतलब जो चीजें की नहीं जाती हो जाती हैं, दैट इज नेचुरली ऑल्सो। जैसे बरसात हो रही है ना, बरसात हो रही, तो बरसात होने का जो सेंस है ये क्या है? जैसे छोटी सी बातचीत लिखना चाहेंगे, राम प्लेड फुटबॉल, राम प्लेड फुटबॉल। राम के द्वारा एक काम किया जा रहा है, खेला जा रहा है। खेला क्या जा रहा है? फुटबॉल खेला जा रहा है। राम के द्वारा एक काम किया जा रहा है, वो काम क्या है? फुटबॉल है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से एक चीज समझें और वो समझने वाली कौन सी बात? ध्यान देना, अगर हम राम प्लेड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स एक चीज हमें समझनी जरूरी होगी कि अगर हम किसी भी ऐसे वर्ब की बात कर रहे हैं तो इसका अपना कोई न कोई एक चीज होगी। क्या होगी? आ जाओ देख लो। यहां पर हमने एक बात लिखी है प्लेड, एक प्लेड मैंने लिखा है ना। इसका मतलब यहां से एक चीज हमारे समझ में नजर आता है कि जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो हम वर्ब के पैटर्न की भी बात करेंगे, वर्ब के पैटर्न की बात करेंगे। और वर्ब के पैटर्न हुए V1, V2, V3, V1 प्लस ing एंड V1 प्लस S या ES। कुल मिला के हमारे पास ये 5 पैटर्न होते हैं हमारे वर्ब्स के। किसके भैया? वर्ब्स के। ध्यान देना, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हेल्पिंग का जिक्र करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। हमने जो बात किया, हमने यही बात किया कि लिखी गई बातचीत, इसका एक पैटर्न हुआ। इस पूरी की पूरी कहानी की बातचीत कर रहा हूं, ध्यान देना। इसका एक पैटर्न हुआ, जैसे हमने एक वर्ब ली, बेस, जिसे आप कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। बेस फॉर्म की बात अगर करें, ये हुई बात, ठीक है ना। अब अगर इसी को हम उठाकर ये चिपकाए और इसके बाद हम लोगों ने इसी को ऐसा कुछ चिपका दिया और इसी के बाद हम लोगों ने ये कर दिया और इसी के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसा चिपकाया। भैया मेरे जरा सा समझ लो मेरी बात को, जरा सा मेरी बात को समझो कि एक पैटर्न के साथ साथ हम लोगों ने इस 5 पैटर्न को समझा। 5 पैटर्न को समझने का मतलब, गो इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो आपका सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल का मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेंट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुल मिला के चीजें समझो ना यार। ये देखो, V1 की अगर बात करें तो V1 ये हुआ, V1 प्लस S या ES की बात अगर करें तो ये रहा, हम V2 की बात करें तो ये रहा, V3 की बात करें तो ये रहा, और V1 प्लस ing की बात करें तो ये रहा। अब चाहे जितनी भी वर्ब्स हों, वो सभी वर्ब्स इनके अंतर्गत आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अब ये जो सारी वर्ब्स हैं, इन्हीं सारी वर्ब्स को हमें कायदे से समझना पड़ता है। कैसे? इन्हीं सारी वर्ब्स को समझना पड़ता है। ध्यान देना मेरी बात को। अगर मैं यहां पर एक बात लिखता हूं कि आई वेंट होम, एक सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान से पढ़ लो। हमने कहा आई कम
होम। हमने ये दो सेंटेंस लिखा। इन दोनों सेंटेंस की अगर हम एनालिसिस करें, इन दोनों सेंटेंस की अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें, यहां लिखा मिला हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां हमें समझ नहीं आया कि कौन सी फॉर्म है। फिर से कह रहा हूं, यहां हमें लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां हमें समझ नहीं आया कि वर्ब की फॉर्म है कौन सी। क्यों? जब आप रटने बैठते हो, सम वर्ब्स हैव इन योर नॉलेज, हैव इन योर बुक्स, जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। फिर से बोल रहा हूं, समझना। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। क्या है? सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। अगर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है, देन हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? मैंने फिर से पूछा कि जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, देन हाउ कैन यू जस्टिफाई इट किस टेंस का है? पहली बात, वो एक्शन हो किस टाइम पे रहा है। जिस एक्शन की आप बात कर रहे हो, वो एक्शन हो कब रहा है। उसी एक्शन को, जो एक्शन हो रहा है, उसी एक्शन के होने के समय को क्लियर करने के लिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो एक्शन आपका हो रहा है मीन्स किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। उस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के समय को बताने के लिए एक कायदे से इंग्लिश ग्रामरियंस ने एक बात जोड़ दी, और वो बात क्या हुई सर? ये हुई हेल्पिंग वर्ब। और इसी को भैया मेरे ध्यान देना, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से कायदे से जानना ठीक समझे। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि इसी को 3 भागों में बांटा, और वो 3 भाग में एक आई आपकी वर्ब टू डू, एक आया वर्ब टू बी, एक आया वर्ब टू हैव। ये 3 बेस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ, फिर से समझना, यही 3 ओ फॉर्म्स, यही ऑक्सिलरीज रहीं जिन्होंने पूरे के पूरे इस 12 टेंस के वक्त बताने वाली हेल्पिंग वर्ब्स को पैदा किया। और साथ ही साथ पैदा करने के साथ देखो, ध्यान से देख लो, अगर इसका डेरिवेशन निकाला जाए तो डू से निकल करके आया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू, डिड, डन। परफेक्ट टेंस आया, इंडेफिनिट आया, परफेक्ट टेंस आया। मेरे दोस्तों अभी तो नहीं, टेंस में मैं जो जिक्र करूंगा इसका वो आपके दिमाग में छप जाएगा, मगर अभी अगर इसकी बात करूं तो सबका राजा ये वर्ब टू बी, इसी में आपको मिल जाता है इज, एम, आर, was, वर। आपको इसमें इस तरीके से 5 सहायक क्रियाएं इसमें मिल जाती हैं। ये सभी सहायक क्रियाएं आपको मदद करती हैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन के वक्त को बताने के लिए। और अगर इसकी बात करें तो हैव, हैड, और मैं ये हैड और हैड के जिक्र को आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। कब? टेंस में, अभी नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ हमें बेसिक सी एक बात समझनी है, और जिस बेसिक को लेकर मैं चलना चाह रहा हूं उस बेसिक पर अब आप सब भी रहिए। क्यों? क्योंकि एक आप एडवांस लेवल का एग्जाम पास करने के लिए बैठे हो, ठीक है ना, इसलिए हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, एक एक चीजों को समझते समझाते चलना है। ये हुई आपकी बातचीत, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम एक आध बात और करना चाहें, ये तो आपकी एक नॉर्मल सी गतिविधि रही इस वर्ब की, ठीक है ना। थोड़ी सी अगर मैं बातचीत करूं इसके,
अगले सेंस की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, एक सेंटेंस जो अभी मैंने लिखा था उसका एक डिटेल एनालिसिस मैं करना चाहूंगा, और इसके बाद हम वर्ब की कुछ कैटेगरीज से मिलते हैं, ठीक है ना, वर्ब की कुछ कैटेगरीज से मिलते हैं। जैसे हमने आपके सामने सेंटेंस लिखा आई वेंट होम, और हमने लिखा आई कम होम। हमने दो तरह के सेंटेंस लिखे हैं, और दोनों तरह के सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों तरह के सेंटेंस में अंतर है। एक है आपका V2 और इसका हमें नहीं पता। अब आपको जानते हो, सेंटेंस हमने जैसे लिख दिया कि आई वेंट टू होम, और मैंने कह दिया बताओ कैसा टेंस है, तो आप बोल दोगे सर तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। मगर आपको ये नहीं पता होता दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट तो है कैसे है यार, पास्ट इंडेफिनिट है क्यों, पास्ट इंडेफिनिट क्यों है पास्ट इंडेफिनिट? हमें दिमाग में ठूस के भर दिया कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट, ठूस के भर दिया यार, लेकिन वजह नहीं बताया कि वजह क्या थी, वहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को करने की वजह क्या थी, वजह क्या थी इसे नहीं बताया गया। बताया सिर्फ और सिर्फ ये गया कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। देन यार फिर मैं सेंटेंस लिखा अगला, अब क्या करोगे? इसको तुम या कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट बनाओगे, इसे तुम या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाओगे, या मेरे भाई पास्ट का या प्रेजेंट का किसी का भी परफेक्ट बना दोगे, यही करोगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। तो अब मुझे बताओ, यही डाउट क्लियर हुआ ना, यही डाउट क्लियर होना दोस्त। मेरे भाई एक बात बता दूं कि जिस भी टेंस में इन सहायक क्रियाओं का यूज नहीं किया गया, वर्ब टू बी का यूज नहीं किया गया है, उसके एक्शन होने के, फिर से कह रहा हूं कि जिस भी सहायक क्रिया, जिस भी टेंस में, जिस भी सेंटेंस में अगर सहायक क्रिया का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब एक चीज वहां पर समझ में आया है कि उस सेंटेंस में कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा लिए गए एक्शन का वक्त नहीं पता है। यही वजह है कि उसे इंडेफिनिट में रखा गया है, यही वजह है उसे इंडेफिनिट में रखा गया है। गेट इट माई पॉइंट और नॉट सर? अब इसे हम लोगों ने देखा कि कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोलो अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल सेंटेंस के साथ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। मगर अब इसी को जस्टिफाइड कराने के लिए आई हैव कम होम। भैया मेरे अब जाके क्लियर हुआ कि ये कम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर कोई बहुत बड़ा टेक्निकल मामला नहीं है, लेकिन एक चीज जान लो, जितने भी क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशंस बना रहा है, टेक्निकली बना रहा है ना, रूल्स पे नहीं बना रहा है। इसी तरीके का बना करके दे देगा, स्पॉट दे रहा, और फिर फंसते रहो, फड़फड़ाते रहो, है ना, यही होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर, कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ रहे? इसको जरा सा गौर करें और नोट आउट करें, फिर इसका चला जाए आगे। नोट आउट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? चलो अब यही हमें समझना है ना। इसके बाद जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जिसको भाई साहब मैं बता दूं कि अगर तुमने उसको समझ लिया सही से, इसके बाद जो मैं बताने चल रहा हूँ, अगर इसको आपने बढ़िया से समझ लिया ना, तो मैं एक चीज़ की गारंटी लूँगा, एक्टिव पैसिव तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव क्या? एक्टिव पैसिव ध्यान दो क्या है, आ जाओ समझ लेते हैं। वर्ब की एक दो कैटेगरीज हैं, जिन्हें अगर हम कहें तो कह सकते हैं, एक हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और एक हम कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। हम दो तरह की वर्ब का जिक्र करना ठीक समझें।
अब इंट्रांजिटिव को लेकर के लोचा क्या है, समझने और समझाने का दौर शुरू किया जाए, है ना, है ना। देखो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इसे हिंदी में सकर्मक कहा जाता है और इसे आकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकर्मक और आकर्मक, है ना, है ना। यानी ऐसी वर्ब जिसका प्रभाव किसी कर्म पर पड़े, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, यानी या फिर कह सकते हो सामान्य साथ में होना, कर्म के साथ, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट के साथ हो, है ना, ऐसी वर्ब जो वर्ब के साथ हो, है ना, है कि नहीं। तो जैसे इसे कहा जाए कि अगर एक चीज मैं कहूं कि वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, है ना। दूसरे सेंस की अगर बात करें, वर्ब माइनस अगर कर दिया जाए ऑब्जेक्ट, माइनस मतलब समझ रहे हो ना, माइनस का मतलब यहां पे ये है कि ये ना हो और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हो और ये जुड़ी हुई ना हो। फिर से समझ लो, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट से जुड़े ना, ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव ना डाले, और प्लस का मतलब ये हुआ कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट पर अपना प्रभाव, अपनी हुकूमत जमा सके। आ जाओ देख लो यार, दिक्कत क्या है देखने में, हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, है ना, देखो द प्लेयर played football. The player played football. एक बात ये हुई, दूसरी बात लिख सकते हो, दूसरी बात लिख सकते हो, बहुत अच्छे समझना, यही समझ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। The boy kicked the वॉलीबॉल। देखो अब मेरी बात समझो, अगर मैं इसको एक चीज समझाने की कोशिश करूं कि सबसे पहली बात तो, अब एक चीज और बहुत समस्या की बात है भाई साहब, बहुत समस्या की बात कि सर हाउ कैन जस्टिफाई एंड हाउ कैन फाइंड इन द सेंटेंस द ऑब्जेक्ट। बड़ी समस्या कि सर सब तो ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा भी लग रहा है, ऑब्जेक्ट हम खोजेंगे कैसे सेंटेंस में। ध्यान से समझना, व्हाट और होम, मैंने क्या कहा, व्हाट और होम का सेंस देने वाला शब्द सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। फिर से समझना, व्हाट और होम, मैंने क्या कहा, व्हाट और होम का सेंस देने वाला शब्द सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी ये हुआ ऑब्जेक्ट। द प्लेयर प्लेड व्हाट, द प्लेयर प्लेड व्हाट, बोलो हाँ, द प्लेयर प्लेड व्हाट। कुल मिला के ये अगर व्हाट का सेंस दिया, द प्लेयर प्लेड व्हाट, अगर इसने व्हाट का सेंस दिया दोस्तों, तो ये अपने आप में हुई ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने आप में हुई ट्रांजिटिव वर्ब, बोलो हाँ। और अगर द बॉय किक्ड द वॉलीबॉल, यानी द बॉय किक्ड द व्हाट, ये व्हाट का सेंस दिया, ये व्हाट का सेंस दिया, इस वजह से ये हुई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसी में एक चीज और सेंटेंस देख लिया जाए, रीना कॉल्ड मोहन, अगर मैं ये कहूं रीना कॉल्ड
होम, ये आपका भैया होम का सेंस दिया, इस वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब। रीना कॉल्ड होम, ये होम का सेंस दिया, इस वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझना। इंट्रांजिटिव की अगर बात की जाए, आ जाओ इंट्रांजिटिव की बात कर लो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, है ना। देखो देखो, सी sang well, बात समझना। मैंने कहा रवि played wonderful, रवि played wonderful, है ना। हमने कहा रवि played wonderful, है ना। अब देखो sang वर्ब आई आपकी, वर्ब है अपने आप में, लेकिन कैसे जस्टिफाइड करें कि सकर्मक है कि अकर्मक है यार, है ना, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो भैया मेरे, मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस के अंत में व्हाट और होम का सेंस अगर हमें मिला, क्या मिला व्हाट और होम का सेंस अगर हमें मिला, तो हम वहां पर सकर्मक क्रिया की बात करेंगे, ट्रांजिटिव बात करेंगे। और अगर हमें व्हाट और होम का सेंस नहीं मिलता, पहली बात समझते चलना, अगर व्हाट और होम का सेंस नहीं मिला तो जरूरी नहीं है कि वो अकर्मक होगी। फिर से समझना, अगर व्हाट और होम का सेंस नहीं मिला तो जरूरी नहीं कि अकर्मक होगी, मगर मुझे सेंस मिलना चाहिए, और वो सेंस आपको सर मिलना चाहिए क्या, ध्यान से सुनो। वेयर, हाउ, व्हेन। मैंने क्या कहा वेयर, हाउ, व्हेन। अगर इसका सेंस आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस में मिले तो सर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या सर, इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से समझ लो, इस वजह से इसी को हमने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसी वजह से हमने इसे कहा इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने फिर से कहा, समझ लो मेरे बात को ध्यान से, एकदम गौर से समझ लो, है ना। अगर हमने कहा सर कि लिखी हुई बातचीत, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो यार, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो, मान लो कुछ भी लिख दो ना, अभी देखना दिखाता हूं, है ना। मान लो कह दिया जाए कि रमेश बॉट ए कार, है ना, और एग्जाम्पल लिख लो। कहा जाए कि टीचर taught me इंग्लिश, है ना। अब देखो, अब मेरी बात समझो ध्यान से, फिर से समझना मेरी बात। रमेश बॉट ए कार, रमेश बॉट व्हाट, क्या खरीदता है यार, व्हाट। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हुई यार, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हुई दोस्त। और टीचर टॉट मी व्हाट, इंग्लिश। सर बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत ध्यान से समझना, कोई डाउट नहीं रहेगा, ध्यान से समझ लो बस। क्या ये हुआ आपका व्हाट, और ये आपका हुआ सर इसकी वजह से ट्रांजिटिव वर्ब। एक चीज ध्यान देना, बहुत गौर से ध्यान देना, एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान देना। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ऐसे सेंटेंसेस पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर दो चीज़ें लिखी मिली सर, ये दोनों आपस में ऑब्जेक्ट हैं, दोनों आपस में ऑब्जेक्ट हैं। अब बात समस्या खड़ी यहाँ पर। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं मित्रों, ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो होते हैं, एक आपका सिंगल, एक आपका डबल। किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, और किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट देखने को मिला है तो कोई समस्या की बात ही नहीं, और अगर दो आपको मिल जाते हैं तो समस्या की बात खड़ी हो जाती है, और वर्ब एक ही रहेगी, लड़ाई इन दोनों में हो जाएगी। आ जाओ इसी पर एनालिसिस कर लेते हैं। टीचर टॉट मी इंग्लिश, टीचर टॉट मी इंग्लिश, टीचर टॉट हुम, ये होम का सेंस दे रहा कि नहीं, किसे पढ़ा रहे हैं, टीचर किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से भी ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसकी वजह से भी ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई।
अब अगर इसी सेंटेंस को आगे एक्सपेंड कर दिया जाए, लो, टीचर टॉट मी इंग्लिश वेल। अब बताओ क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये वर्ब इसी का ऑब्जेक्ट बनकर नजर आई, ये वर्ब इसी का ऑब्जेक्ट बनकर नजर आई। और वेल के सेंस में तो मैंने क्या कहा कि मुझे टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर ये वर्ब इसका काम करना स्टार्ट कर देगी तो यही वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी, इंट्रांजिटिव हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझो और इत्मीनान से समझो, एक एक बात को, एक एक चीजों को नोट्स बनाते हुए चलो, जिससे आपको आने वाले समय में कभी कोई तकलीफ ना हो। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से अगर आप सेंटेंसेस को एनालाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो काफी बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर आप है ना, अगर आप इस बात को नहीं समझे तो फिर समझो कि मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है ना? मामला क्या हो जाएगा सर? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी जो है कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कुछ वर्ब्स देख लो, सम वर्ब्स आर ऑलवेज टेकन एज केवल सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना। सम वर्ब्स ऑलवेज टेकन सिंगल ऑब्जेक्ट। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो सिंगल ऑब्जेक्ट को लेकर चलती हैं, जैसे गिव, आस्क, है ना। गिव हुआ, आस्क हुआ, और बहुत सारी और भी आप वर्ब्स लिख सकते हो, जैसे टेल हुआ, प्रॉमिस हुआ, है ना। प्रॉमिस, टेल, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं। ठीक है ना? वो मैं जब टॉपिक शुरू करूंगा तो मैं बताते चलूंगा कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। अन्य जितनी भी वर्ब्स आएंगी डबल ऑब्जेक्ट के साथ आएंगी, यानी ऑब्जेक्ट की अगर एक बात की जाए तो ऑब्जेक्ट आपके पास ये रहा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट और एक डबल ऑब्जेक्ट। इस बात को नोट करते चलो, समझते चलो। माने हम इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस बात को समझना। हमने क्या कहा? एक हमने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट असर पड़े, है ना, डायरेक्ट असर पड़े, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और जिसका बाद में इनडायरेक्ट पड़े, जिसको कुल मिला के हम कह सकते हो कि अगर मैं इस सेंटेंस से टीचर टॉट मी इंग्लिश अगर मैं हटा दूं, सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर टीचर टॉट इंग्लिश अगर इसकी बात किया जाए तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस आते हैं, जहां पर मुझे इस बात को समझना समझाने का ही तो काम है, वही हम आप करेंगे। ठीक है ना? जैसे आप एक बात लिखो, एक बात समझो। अगर मैं कहूं कि फादर गेव मी 1000 रुपीज, 1000 रुपी, है ना, ये हुआ। तो एक बात ये हुई, एक बात ये हुई, है ना। इन दोनों बात को अगर समझने की कोशिश करोगे तो यही आपका डायरेक्ट होता है और यही आपका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो भैया। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं जानता हूं। और इस तरीके से ये आपके आज के वर्ब की आगाज है और वर्ब की बेसिक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आप काम करोगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी रणनीति बनाकर पूरी की पूरी पूरा सिस्टमैटिक ढंग से, है ना, सिस्टमैटिक ढंग से हम बात को
समझते समझाते चलेंगे और वर्ब को लेकर के आप बिल्कुल भी सेंसिटिव हो जाओ और वो आपका कह सकते हो कि वो मीडियम है कि आपको पूरी तरीके से ऊपर के पार्ट्स ऑफ स्पीच और नीचे के पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों को कवर करते चलता है और यही है पूरी तरीके से जस्टिफाइड करने का काम करना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम इतना ही समझते हैं और इतना ही समझने के बाद हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वीडियो में भी यही काम चलेगा, है ना, यही काम चलना है। साथ ही साथ कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए आपको। कोई किसी को डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दें, जिससे हम आप सबको इन सब चीज़ों से बता सके और समझा सकें। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत और साथ ही साथ जय हिंदुस्तान। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।